स्वागत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हिंदी आलोचना के कुछ पारिभाषिक शब्दावली वाले बिंदु लगे हुए हैं, जिनमें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना, और दूसरा है बिंब ग्रहण। इन दोनों पर हम कुछ छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में इसे जानेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों से अगर जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे समझ सकें कि क्या है इनका आशय। तो देखते हैं अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उपमान के स्थान पर अप्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत योजना शब्द का प्रयोग किया, यानी उपमान के स्थान पर ही उचित माना गया कि इसे अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना नाम दे दिया जाए। इसका काम क्या होता है? वर्णन योग्य वस्तु या जिसे वर्ण विषय कहा जाता है, उसके सौंदर्य को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए कल्पना द्वारा जो रूप निर्मित किया जाता है वह अप्रस्तुत विधान किया जाता है, उसे अप्रस्तुत विधान कहते हैं। अर्थात किसी भी विषय का, किसी भी वर्ण वस्तु का अगर आपको उसके सौंदर्य में वृद्धि करनी है, सौंदर्य में उत्कृष्टता लानी है, तो बाहर से उपमानों को बाहर से ला के उनकी योजना की जाती है। यानी प्रस्तुत नहीं है वो उपमान, लेकिन उन्हें काव्य में लाया जाता है, तो इसलिए उसे अप्रस्तुत योजना या अप्रस्तुत विधान कहा जाता है। उससे जो भी सौंदर्य आप प्रदान करना चाहते हैं या रचनाकार जो प्रदान करना चाहता है किसी भी अभिव्यक्ति को, उसमें उत्कृष्टता आ जाती है। इसका महत्व है कि अप्रस्तुत योजना से रचनाकार के आशय में स्पष्टता आ जाती है, आशय के प्रति मर्मस्पर्शिता और संप्रेषणीयता का संचार होता है। अब इसे अगर एक उदाहरण के रूप में समझें तो राम के बचपन के जो खेलने के दौरान जब वो खेलते रहते हैं, तो उसका वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। जिस तरह से गिरिमंच यानी पर्वतों के बीच, पहाड़ों के ऊपर छोटा सा सूर्य उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी बचपन में खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी बाहर से अप्रस्तुत को प्रस्तुत करके राम के सौंदर्य, राम के उस जो शील है, एक तरह से उस रूप को, उसकी उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए ये विधान किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और कुछ बातें कही जाती हैं कि अप्रस्तुत विधान न कह के अप्रस्तुत योजना ही कहना ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए कि विधान का मतलब है कि कुछ प्रस्तुतिकरण, कुछ कोई एक नियम कायदा। तो नियम कायदा, अप्रस्तुत नियम कायदा अगर हम कह देंगे अप्रस्तुत विधान, तो ये कुछ नेगेटिव सेंस, अनर्गल वार्तालाप के रूप में हो जाएगा कि अप्रस्तुत विधानों की बात हो रही है। लेकिन अप्रस्तुत योजना को श्रेष्ठ माना गया है, तो इसलिए पाठ्यक्रम में आपके अप्रस्तुत योजना कहा गया। आगे और देखते हैं कि इसके और कार्य क्या हैं। अप्रस्तुत की उचित योजना रचनाकार की सहृदयता और कल्पना शक्ति की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। यानी किस तरह का अप्रस्तुत विधान होगा, कोई ऊट पटांग न हो, बेढंगा न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि रचनाकार सहृदय हो और उसमें कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता हो। जितनी अच्छी कल्पना शक्ति होगी, कल्पना शक्ति की जितनी सामर्थ्य होगी, अप्रस्तुत की योजना उतनी बेहतर होगी। अब देखिए, ये जो अप्रस्तुत विधान है वो रचना के अलंकारों में वृद्धि करती है, उसके प्रस्तुतिकरण में वृद्धि कर रही है, इसलिए ये अलंकारों का स्तर बढ़ाती है और अलंकारों का विषय बन जाती है। दो तरह के जो यहाँ पे अप्रस्तुत योजना की बात हुई है, ध्यान रखेंगे इसे। जैसे सौंदर्य, माधुर्य, औदात्य, कांति आदि विषयों पर आधारित जो अप्रस्तुत योजना होगी वह श्रेष्ठ होगी। लेकिन यही किसी वस्तु की आकृति, रंग, चौड़ाई, लंबाई, इन सभी के लिए अगर कोई रचनाकार अप्रस्तुत विधान करता है तो वो संप्रेषण में बाधक माना जाता है और उत्कृष्ट नहीं माना जाता। यानी गुणों की वृद्धि में, सौंदर्य की वृद्धि में अगर कोई अप्रस्तुत विधान किया जाता है तो वो श्रेष्ठ होगा, बाहरी रूप रंग आकार के लिए नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है बिंब ग्रहण। बिंब ग्रहण से क्या आशय है? काव्य में किसी विषय का मूर्त रूप प्रकट करने के लिए बिंब निर्मित किया जाता है।
बिंब अंग्रेजी के इमेज का हिंदी पर्याय है। इसे मनः चित्र या मानसिक चित्र के रूप में भी समझा जा सकता है। यानी जयशंकर प्रसाद जी की अगर वो पंक्ति आपको याद होगी तो कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो किसी के सौंदर्य को अचानक से किसी का सौंदर्य मस्तिष्क में प्रकट हो जाए, रूप का वर्णन हो, तो उसे उन्होंने कहा कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली की तरह कड़क वाला, चमक वाला, जो बहुत तेज उसका असर होता है। तो ये एक मानसिक चित्र बन जाए, जहाँ पे जो इमेज बन जाए आपके मस्तिष्क में, पाठक के मस्तिष्क में, वो जो है बिंब होता है। विषय का आलंबन रूप में ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? बिंब। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं कि बिंब ग्रहण कहाँ होता है। आलंबन के रूप में ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है बिंब। कल्पना बिंब निर्मित करने में सबसे अधिक सहायक होती है, इसलिए कल्पना को बिंब विधायिनी शक्ति भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कल्पना को क्या कहा जाता है? बिंब विधायिनी शक्ति कहा जाता है। यानी कल्पना की शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी अच्छी बिंब की योजना कर सकता है कोई भी रचनाकार, और उतनी ही स्पष्टता से पाठक के मस्तिष्क में वो अमूर्त रूप मूर्तिमान हो उठता है। क्योंकि हमने पहला ही पॉइंट देखा कि बिंब के लिए आवश्यक क्या है? मूर्त रूप ग्रहण करना। दोस्तों, ये बातें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सारे पॉइंट्स यूपी हायर के सिलेबस में लगे हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देख लें। और आगे भी हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इन सारे जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ लगी हुई हैं उन सभी के बारे में देखेंगे और उनके गुणों के बारे में देखेंगे, क्या क्या आवश्यक है उनके लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।